नमस्कार साथियों। राजस्थान में एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन एनसीईआरटी की किताबों में से कक्षा 10 की जो किताब है उसका दूसरा पाठ अपने वीडियो में चल रहा था। तो इससे पहले जो है वो 100 प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पूर्व जो है 100 क्वेश्चन वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। राजस्थान में जो वर्तमान पाठ्यक्रम में है एनसीईआरटी में सामाजिक की किताब और उस किताब के प्रश्न जो हैं वो चल रहे हैं और दूसरा पाठ है। तो आप ये मान करके चलिए कि ये प्रश्न जो हैं वो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों को पढ़ करके या इन किताबों को पढ़ करके ही हमें एग्जाम में जाना चाहिए। तो आगे के जो प्रश्न है 101 नंबर वाला जो प्रश्न है उस प्रश्न पर हम चलते हैं। तो देखिए प्रश्न ये है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन स्थल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ पर है? कहाँ पर हुआ था? ये पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? गोकुल दास जो संस्कृत कॉलेज है उस कॉलेज में हुआ था और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, इस कॉलेज में पहला अधिवेशन हुआ था। और ये कॉलेज कहाँ पड़ता है? ये बम्बई में है। ऑप्शन 1 जो है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? पहला जो अधिवेशन था उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 80, 800, 72 या 216? तो इसमें 72 जो सदस्य हैं उन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। पहला जो अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, कांग्रेस के किस काल को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा जाता है? कि कौन सा काल है जिसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल कहा जाता है? तो देखिए 1885 से 90 के बीच का, 1905 से 1919, 1919 से 1947, 1 व 3 दोनों। तो इसमें देखिए 1885 से लेकर के और 90 का जो काल है ये कांग्रेस ने भिक्षावृत्ति का काल जो है कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा चरण राजस्थान का नहीं कांग्रेस का दूसरा चरण 1905 से 1919 का काल किस नाम से जाना जाता है? कौन सा? 1919 तक, 1905 से लेकर के और 1919 तक का जो काल है वो किस काल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये उदारवादी राजनीतिक युग, राजनीतिक भिक्षावृत्ति युग, अतिवादी राजनीतिक का काल या गांधीवादी युग? तो इसमें अतिवादी राजनीतिक काल का आ गया 1905 से लेकर के और 1919 तक का अतिवादी राजनीति का काल, ये बात है इस काल के बारे में कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बताया गया? देखिए कौन सा उद्देश्य जो था वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बताया गया था? राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना। और 2 नंबर है अपना, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध। और तीसरा जो अपना है इसमें है, अप्रत्यक्ष रूप से ये संगठन भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा तथा इस बात का उचित जवाब देगा कि अंग्रेजों की यही सोच है कि भारत के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करने में योग्य नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 4 जो है, उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 ये इसमें सही आंसर है। ये सारे के सारे जो हैं वो सही हैं, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अपना 107 नंबर प्रश्न है, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के प्रथम चरण का नेता नहीं था? कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस जो है उसके प्रथम चरण के नेता कौन नहीं थे? तो देखिए दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, अरविंद घोष या दिनसा वाचा? तो इसमें कौन नहीं थे? अरविंद घोष जो है कांग्रेस के प्रथम चरण के नेता नहीं थे, अरविंद घोष। कांग्रेस के किस चरण के नेताओं द्वारा उदारवादी व संयम के समन्वय के राजनीतिक सिद्धांतों का पालन किया गया? तो इसमें है क्रांतिकारी चरण। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 109 नंबर प्रश्न है अपना, कांग्रेस के उदारवादी चरण के नेताओं का प्रमुख लक्ष्य क्या था?
जो उदारवादी चरण था कांग्रेस का, उसके नेताओं का क्या लक्ष्य था। तो देखिए ये सारे के सारे जो हैं वो सही हैं। कानून के सामने बराबरी, नागरिक स्वतंत्रता का प्रसार, प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास और स्वराज की मांग। तो इसमें नहीं, इसमें देखिए कांग्रेस के उदारवादी चरण के नेताओं का था स्वराज की मांग, ऑप्शन 4। अगला जो अपना प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न, उदारवादी चरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ये सारे के सारे जो कथन हैं वो सत्य हैं, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा। 111 नंबर प्रश्न अपना है, ये है स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, न कोई प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। उक्त कथन किसका है। ये कथन किसने कहा है, स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा व न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। ये कथन किसका है। तो ये कथन कहा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। किसका कथन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। निम्नलिखित में से कौन सी गर्मपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा का नेता नहीं था। कौन सी गर्मपंथी जो उसका नेता नहीं है, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या लाला लाजपत राय। तो इसमें कौन नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं ये नहीं थे किसके, गर्मपंथी दल के। जो गर्मपंथी दल था उसके नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, कांग्रेस में गर्मपंथी आंदोलन के दौरान किन कार्यों पर बल दिया गया था। जो गर्मपंथी आंदोलन था उस टाइम पे तो कौन से कार्यों पर बल दिया गया, विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी माल को अंगीकार, राष्ट्रीय शिक्षा व सत्याग्रह पर बल या उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी बातों के ऊपर बल दिया गया था। अगला अपना प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, किसकी स्थापना, होम रूल लीग जो है उसकी स्थापना, किसकी, होम रूल लीग की स्थापना जो है वो कब की थी। तो ये देखिए ये 1915 में की थी। और किसने की थी, श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो ये भी पूछा जा सकता है किसने की, तो एनी बेसेंट ने। कब की, तो 1915 में की थी। अगला अपना प्रश्न है, 1916 में तिलक ने कहाँ पर अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। 15 के अंदर किसने की थी, एनी बेसेंट ने। आयरिश महिला थी और होम रूल लीग जो है उसी के आधार पर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1915 में। फिर देखिए 1916 में तिलक जो है उसने कहाँ पर की है, तो तिलक जो है उसने की है पूना में। ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 3 पूना में किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, श्रीमती एनी बेसेंट व तिलक की होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था, अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांग को लोगों तक पहुंचाना। अंग्रेजी जो साम्राज्य है उसके भीतर जो स्वायत्तता की मांग है वो लोगों तक पहुंचाना। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर होगा। अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र के भय से सरकार ने 1917 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की। तो देखिए ऑप्शन 1 में साइमन, बी में सिडनी, सी में लॉर्ड मिंटो और डी में है मार्ले। तो ये सिडनी रोलेट जो हैं किसके अध्यक्षता में की थी, ये की थी सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। रोलेट एक्ट विधानसभा में कब पारित हुआ। रोलेट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, डेट सही थी इसको याद रखा जाए। तो देखिए रोलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को, कब, 19 तो 19 मार्च 1919 ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। 119 नंबर प्रश्न है, न कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील। इम्पोर्टेंट कथन है, न कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील का अधिकार वाला काला कानून जो है वो कौन सा है। तो देखिए हंटर कमेटी की रिपोर्ट, साइमन कमीशन, रोलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है, रोलेट एक्ट है। रोलेट एक्ट में क्या था कि लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनको पकड़ो और जेल में डालो। ये काला कानून भी इसको कहा गया कि इसमें न तो कोई अपील थी, न कोई दलील थी और न ही कोई वकील था, कोई सुनने वाला भी नहीं था। तो ये बात रोलेट एक्ट के बारे में कही गई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो बैसाखी के दिन हुआ था। कब, बैसाखी जो है
पंजाब में मनाया जाता है त्यौहार, और उसी दिन हुआ था, और उस दिन तारीख थी 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन 1 कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अगला 121 नंबर प्रश्न अपना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन जो है वो अपने को पता करना है। ये साइमन कमीशन के विरोध में बुलाई गई सभा थी। जनरल डायर ने सभा में गोलीबारी का आदेश दिया, ये तो सही है। सरकार के अनुसार इस हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए थे, ये भी सही है। कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 1000 थी। तो इसमें से अपने को क्या ढूंढना है? असत्य कथन। तो देखिए असत्य कथन इसमें ऑप्शन 1, ये साइमन कमीशन के विरोध में बुलाई गई सभा थी। ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर होगा इसका। 122 नंबर प्रश्न अपना है, भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाए गए आंदोलन के दौरान खिलाफत दिवस कब मनाया गया? खिलाफत दिवस जो है वो कब मनाया गया? 13 अप्रैल 1919। इस दिन तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये मनाया गया था 19 अक्टूबर 1919 को। ऑप्शन 2 इसमें सही उत्तर होगा, 19 अक्टूबर 1919 को। इसके बाद में अपना जो है 123 नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। तो 123 नंबर प्रश्न अपना है, खिलाफत आंदोलन में किस नेता ने शामिल होते हुए क्या कहा है? खिलाफत जो आंदोलन है, इस आंदोलन में किस नेता ने शामिल होते हुए अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? कौन सा नेता था जिसने केसरे हिंद की उपाधि जो है वो लौटा दी थी, और कौन से आंदोलन के दौरान? खिलाफत आंदोलन के। तो देखिए ऑप्शन 1 में सरदार पटेल, 2 में मोतीलाल नेहरू, 3 में महात्मा गांधी, 4 में रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये लौटाई थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के दौरान इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को किस संधि से हुई थी? खिलाफत जो आंदोलन है उसकी समाप्ति कौन सी संधि के बाद हुई थी? तो देखिए ब्रिटेन की संधि, तुर्की की संधि, वर्साई की संधि या सेब्रे की संधि। तो इसमें देखिए सेब्रे की जो संधि है, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। ये इस संधि के बाद में जो है वो ये समाप्त कर दिया गया था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन का कारण नहीं था। असहयोग आंदोलन जो है उसका कारण नहीं था। रोलेट एक्ट ये तो कारण था। इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी था, और चंपारण किसान आंदोलन ये नहीं था भाई, चंपारण। तो ऑप्शन 3 जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3 चंपारण किसान आंदोलन। 126 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में कौन सा एक निषेधात्मक कार्य नहीं था? यानी असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम हो रहे थे उसमें कौन सा एक निषेधात्मक कार्यक्रम नहीं था? तो देखिए ये कौन सा नहीं था? राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, सरकारी उपाधियों को छोड़ना, विधानसभाओं, न्यायपालिकाओं, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना, कर न देना। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना ये नहीं था, ऑप्शन 1 ये इसका नहीं था। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना नहीं थी भाई। इस समय तो छोड़े जा रहे थे लोग जो हैं वो संस्थाओं के बहिष्कार कर रहे थे। 127 नंबर प्रश्न है, किस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था गांधी जी ने, कौन सी घटना से आहत होकर के? तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ था भाई? प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 1930 को, ठीक है। साइमन कमीशन या 1919 का भारत शासन अधिनियम या चोरी चौरा कांड, तो किससे आहत हुए थे? चोरी चौरा कांड से। ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। चोरी चौरा की अमानवीय घटना कब हुई थी? ये प्रश्न जो है बहुत सारी एग्जामों में पूछा जाता है कि ये कब हुई थी, और इसके बाद जो है इसमें प्रश्न जो है वो संशय वाला है। किताब जो है इसमें गाइड में कुछ ही दे रखा है, और अपनी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनमें अलग डेट है। तो यही डेट जो है वो आप याद रखें। चोरी चौरा की जो अमानवीय घटना हुई थी वो हुई थी 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 जो है उस समय चोरी चौरा की घटना हुई थी। 129 नंबर प्रश्न है अपना, इसमें देखिए ये है, भीड़ द्वारा पुलिस चौकी को आग लगाकर, क्या है? भीड़ द्वारा
पुलिस चौकी को आग लगाकर 22 पुलिस वालों की हत्या की घटना वाला चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पर है? ये चौरी चौरा जो है वो कौन सी जगह पर है? पूना, गोरखपुर, बम्बई या कलकत्ता? तो ये चौरी चौरा जो जगह है वो कहाँ पर है? गोरखपुर में है। गोरखपुर जो है यहाँ है ये चौरी चौरा। नेक्स्ट अपना है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते देखकर इसे वापस कब लिया? तो ये लिया था 12 फरवरी 1922 को। कब? 12 फरवरी 1922 जो है इस समय ये वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है, किसी एग्जाम में पूछा गया है, शायद फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में से ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। स्वराज्य पार्टी जो है उसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? गठन जो है किसने किया है? ये प्रश्न जो है हूबहू प्रश्न जो पूछा गया है। तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 1 व 2 दोनों। तो इसमें देखिए कौन है? 1 व 2 दोनों। कौन? चित्तरंजन दास भी थे और मोतीलाल नेहरू भी थे स्वराज्य पार्टी में, तो ये दोनों थे। तो इसमें 1 व 2 ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, 4 नंबर। अगला 132 नंबर अपना प्रश्न है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार ने 1927 में कौन सा कमीशन गठित किया था? कब? 1927 में। तो देखिए 1927 में उन्होंने 27 ऐसे याद रखें, 27 और साइमन, से 27 और से साइमन, तो साइमन कमीशन का गठन किया था। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला अपना प्रश्न है, ये है 133 नंबर प्रश्न पर हम चल रहे थे। तो इसमें देखिए 133 नंबर प्रश्न अपना है, साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध करते हुए किस नेता की पुलिस द्वारा चलाई गई अंधाधुंध लाठियों से मृत्यु हो गई थी? यानी साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन के लाहौर में जो विरोध हो रहा था उस समय जो लाठियां चलाई गई थी, तो कौन से नेता थी उनकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विपिन चंद्र पाल। तो इसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। ऑप्शन 1 जो है वो सही होगा। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन कब भारत यानी बम्बई पहुंचा था? कौन सा साइमन कमीशन जो है वो बम्बई कब पहुंचा था? तो देखिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। फिर 135 नंबर प्रश्न अपना है, 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को किसकी अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? पूर्ण स्वराज्य की बात जो है वो किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने तो बात की थी। 30 दिसंबर 1929 को किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्षता पूछा है, तो किसकी अध्यक्षता में ये कहा गया था कि जो पूर्ण स्वराज्य है उसकी मांग को और जो प्रस्ताव रखा गया उस प्रस्ताव को पास किया गया था। तो ये अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने कितने सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात में समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव की यात्रा की थी? यानी कितने इनके अनुयायी इनके साथ में थे दांडी मार्च के दौरान? जो दांडी यात्रा इन्होंने की थी तो कितने अनुयायी इनके साथ में थे? सीधा सा अपने को याद रखना है। तो कितने थे? 78 जो अनुयायी हैं वो इनके साथ में थे। गांधी जी ने कब दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून है उसको तोड़ा था? तो देखिए ये 6 अप्रैल 1930 को। कब? 6 अप्रैल 1930 दांडी जो यात्रा है उसमें नमक बनाया था इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है, सत्य कथन जो है उसका चयन करना है। तो देखिए इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया, ठीक है ये बात। इसमें महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया गया, ये बात भी ठीक है। इस आंदोलन के दौरान गैर कानूनी नमक बनाया गया, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो सत्य हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न अपना है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कौन सा? गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ है?
तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। इरविन और 31, इरविन में ई आ रहा है और 31 ऐसे याद करें। इरविन जो है समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए गांधी जी जो हैं इन्होंने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, द्वितीय व तृतीय दोनों। तो इसमें देखिए इन्होंने दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लिया था। कौन से में? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है 141 नंबर प्रश्न ये है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलताओं को स्वीकार करते हुए कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र कब दिया? तो कब दिया था? 1933 में। कांग्रेस से अलग हो गए थे गांधी जी कब? 1933 ईस्वी को। फिर है, कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? कौन सा व्यक्तिगत सत्याग्रह? और कौन? विनोबा भावे वाला। तो ये जो है कब शुरू किया है? तो ये किया है 17 अक्टूबर और 1940 को। कब किया है? 17 अक्टूबर 1940 को। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है, ये है 143 नंबर जो प्रश्न है इसको देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसके में पहला जो सत्याग्रही है वो कौन था? तो देखिए पहला जो सत्याग्रही है उनके बारे में बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या ब्रह्मदत्त। तो इसमें कौन थे पहले सत्याग्रही? जो हैं वो ब्रह्मदत्त थे। विनोबा भावे का है और इसमें पहले सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही कौन थे? कौन से? तीसरे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें तीसरे जो सत्याग्रही हैं वो कौन थे? वो तो थे ब्रह्मदत्त, पहले जो सत्याग्रही जो थे वो तो थे विनोबा भावे और तीसरे जो सत्याग्रही थे वो थे ब्रह्मदत्त। तो ये दोनों इस तरीके से, पहला विनोबा भावे और ब्रह्मदत्त, दो व आ रहे हैं जिसमें व दो आ रहे हैं विनोबा भावे वाला। तो ये तो है पहला सत्याग्रही और जो तीसरा है वो कौन है? ब्रह्मदत्त है। इस तरीके से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। अगला अपना प्रश्न है, ये है 144 के बाद में 145 नंबर प्रश्न जो अपना है ये है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जवाहरलाल नेहरू कौन से सत्याग्रही थे? तो ये कौन से थे? द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। पहले कौन हो गए? विनोबा भावे। दूसरे कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। इस तरीके से ये क्रम है इनका। फिर इसके बाद में देखिए, निम्न में से कौन से कारण की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस कारण से हुआ था? क्रिप्स मिशन की असफलता, जापान का भारत पर आक्रमण का भय, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही कारण हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता भी है और जापान का भारत पर आक्रमण का भय भी है। तो ऑप्शन 1 और 2 जो हैं, तो ऑप्शन सी में ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी वाला। इसके बाद में अगला जो अपना प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सीधा सा प्रश्न है, भारत छोड़ो कब हुआ? 1942 में। ये तो सभी को पता होता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, लेकिन हुआ कब था? डेट क्या है? तो ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के दौरान दिया था? यानी कौन सा आंदोलन था जिसमें करो या मरो का नारा दे दिया था? तो यही था 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो है वो दे दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये कथन किसका है? क्या बात कही गई है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया। तो ये बात कही थी महात्मा गांधी ने कि अब स्वतंत्रता प्राप्ति करना है, चाहे भले ही प्राणी क्यों नहीं निकल जाए। तो ये जो उक्ति है ऊपर वाली, ये महात्मा गांधी की है। 150 नंबर अपना प्रश्न है,
कौन सा आंदोलन पूरे देश में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बना, अपने आप ही शुरू होने वाला ऐसा आंदोलन बन गया था? ऐसा कौन सा आंदोलन था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो ये कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन था। ऑप्शन नंबर 3। किस नेता ने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है कि नहीं किया है? यानी किस नेता ने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? तो देखिए, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल या अच्युत पटवर्धन। तो इसमें देखिए सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 3, सरदार पटेल जो है इन्होंने भूमिगत होकर के ये आंदोलन नहीं किया था। अगला 152 नंबर अपना और अंतिम प्रश्न है आज का। इसमें है, निम्नलिखित में से किस नेता ने भूमिगत रहकर बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये किसने किया था? अरुणा आसफ अली ने बम्बई के अंतर्गत भूमिगत रह करके इन्होंने ये आंदोलन जो है किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो अरुणा आसफ अली। तो साथियों, हमने आज जो है 52 क्वेश्चन किए हैं, 101 से लेकर के और 52 तक हमने क्वेश्चन किए हैं। तो 52 क्वेश्चन जो है वो किए हैं। और कौन सी किताब के? राजस्थान में एनसीईआरटी की जो किताब है वर्तमान पाठ्यक्रम में जो चल रही है, उस किताब के 50 या 52 क्वेश्चन जो हैं ये आज के वीडियो में किए गए हैं। और इन्हीं प्रश्नों के साथ में हमारा जो दूसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। तो ये जो 52 क्वेश्चन हैं ये आपको करवाए गए हैं। कैसे लग रहे हैं? तो वीडियो जो है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और प्रश्न जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मान करके चलिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।